हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं हॉस्टल वार्डन 2016 के पेपर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि CGPSC CG व्यापम में हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अंग्रेजी, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है चीनी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जापानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वृद्धि संधि और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आयादी संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयादी संधि। कैसे होगा तो देखते हैं। जैसे कि पवित्र लिखा हुआ है, तो पवित्र का जब हम संधि छेद करेंगे तो वो होता है पो प्लस इत्र। तो पो धन इत्र हमारा क्या कहलाता है, बन जाता है पवित्र। कैसे बनता है, इसका जो ओ है प्रोनाउंसिएशन में जो ओ आ रहा है प्लस इसका जो ई है वो मिल के क्या बन जाता है, अवी बन जाता है। तो जो हमारा आयादी स्वर संधि है वो यही कहता है कि जब दो शब्द मिल करके आए बन जाए, आय बन जाए या फिर आय बन जाए, अवी बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, आयादी स्वर संधि बनता है। तो यहाँ पे पो प्लस ई मिल करके अवी बन रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयादी संधि। इसी तरह वृद्धि संधि को देखें हम लोग, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जो अंत का अक्षर होता है जैसे कि अ प्लस ए, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। इसी तरह अगर हम लोग इसकी जगह देखें, इसका एक एग्जाम्पल देखें वृद्धि संधि का, तो क्या होगा, जैसे एक प्लस एक, देखिए इसका अ और इसका ए मिल करके क्या बन जाएगा, एक एक। तो इस तरह से वृद्धि स्वर संधि के संधि बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयादी संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है श्याम, ऑप्शन बी दिया हुआ है लड़का, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेना और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दुख। तो श्याम किसी का नाम है, मगर इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसका नाम है। लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, आजकल तो बहुत से ऐसे नाम होते हैं। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेना। सेना क्या है, सेना समूह को दिखाता है, इसलिए क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा का। उसी तरह हम दुख देख लेते हैं, दुख एक तरह का भाव है, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। और अब क्वेश्चन नंबर बी जो है वो लड़का है, यानी कि वो क्या है, एक जाति बोधक शब्द है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है, चार, क्वेश्चन नंबर 4, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है नलीन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राजीव, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उत्पल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रसाल। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं, नलीन हो या फिर राजीव हो या फिर उत्पल, ये तीनों क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि जो रसाल है वो आम का पर्यायवाची है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि पर्यायवाची नहीं है, इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रसाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा वही पास होगा, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है निश्चयात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संदेह सूचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संदेश सूचक वाक्य या फिर ऑप्शन नंबर डी है विधि सूचक वाक्य। तो देखिए, जो पढ़ेगा वही पास होगा, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये निश्चय है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पास होगा, इस वजह से ये कैसा शब्द है, ये एक निश्चयात्मक या निश्चय वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आँख लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो आँख लगाना का मतलब होता है, एक तो नींद आना भी होता है इसका अर्थ, और एक होता है आँख लगना। जैसे जब कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो उस पर हमारी क्या होती है, आँख लग जाती है। तो एक तरह से प्रेम या मोह को भी आँख लगना कहते हैं। तो इसका आंसर आसक्त होना भी हो सकता है और नींद आना भी हो सकता है, मगर व्यापम के क्वेश्चंस में ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं उसके ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आँख लगना का नींद आना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर
बी दिया हुआ है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कर्मधारय है और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है द्विगु समास। तो इसके लिए हमको समास पता होना चाहिए। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हमको। तो बहुब्रीहि समास वो होता है जो कहता कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थ क्या होता है? त्रिनेत्र का अर्थ होता है शंकर भगवान। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं? हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास में आते हैं। और फिर द्विगु समास देखते हैं। तो द्विगु समास वो होता है जिसके पहले अक्षर में क्या हो? कोई भी नंबर हो, जैसे कि सप्तधारा। सप्तधारा में क्या है? ये सप्त, तो ये किसका बोधक है? 7 अंक आया, है ना। त्रिनेत्र को हम द्विगु समास भी कह सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बहुब्रीहि समास में लिया जाता है, क्योंकि त्रिनेत्र में त्रि भी है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन त्रिनेत्र का मतलब शंकर भगवान भी होता है, इस वजह से वो बहुब्रीहि समास में आएगा। इसी तरह कर्मधारय समास भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए है धोती, ऑप्शन नंबर बी है कुर्ता, ऑप्शन नंबर सी है कमीज और ऑप्शन नंबर डी है टोपी। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए धोती हो, कमीज हो या टोपी, ये तीनों क्या है? ये तीनों है हमारे स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कुर्ता, वो हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ठो वर्तनी शुद्ध का क्वेश्चन जरूर आता है, इस वजह से वर्तनी शुद्ध का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्ध कीजिए। उज्ज्वल दिया हुआ है, तो उज्ज्वल जो सही तरीके से लिखा जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी, ये भी कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन उज्ज्वल ये इस तरह से लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वकील कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अरबी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फारसी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पुर्तगाली। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। वकील जो है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। तो देखिए तत्सम से शुरू करते हैं। तत्सम क्या है? तो तत्सम संस्कृत के शब्दों को, जो शब्द संस्कृत से कनेक्टेड रहते हैं या संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं, उसको संस्कृत के शब्द जैसे प्रतीत होते हैं उसको तत्सम कहा जाता है। तद्भव क्या होता है? संस्कृत का ही जब हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है मगर वो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम बाहर से आकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट हो गया, ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे विदेशी शब्द में आते हैं। तो मगही किस तरह का शब्द है? तो मगही हमारा तद्भव शब्द है ना। ये संस्कृत से क्या हुआ है? हिंदी में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हमारा तद्भव शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हमको क, ख, य, र, च, ज, ट, ढ, ट, ठ। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि कंठ किसको कहते हैं, तालव्य किसको कहते हैं, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये क्या है, तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंठ ध्वनि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखिए पहला होता है हमारा कंठ ध्वनि। तो कंठ ध्वनि क्या होती है? जितना भी क वर्ग होता है, जैसे कि क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, तो ये पूरे कंठ वर्ग में आते हैं। फिर आता है हमारा तालव्य, क्या आता है? तालव्य। तो जितने भी च, छ, ज, झ, इयाँ तक के वर्ड होते हैं वो हमारे च वर्ग, इसको क्या कहेंगे हम? च वर्ग। च वर्ग हमारा किस में आता है? तालव्य में आता है। इसके बाद हमारा आता है मूर्धन्य, इसके बाद क्या आता है? मूर्धन्य आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, अंग, त वर्ग जितना भी रहता है हमारा वो क्या आता है? मूर्धन्य में आता है। इसके बाद आता है हमारा दंत, सॉरी त वर्ग नहीं होगा यहाँ पे होगा हमारा जो हमारा मूर्धन्य होता है वो हमारा होगा क्या? ट वर्ग होगा। मूर्धन्य हमारा होगा वो होगा हमारा ट वर्ग होगा, है ना। ट, ठ, ड, ढ, अंग, और फिर आता है हमारा दंत आता है, और दंत होगा हमारा त वर्ग, है ना। त, थ, द, ध, न, और फिर आता है हमारे क्या आता है? ओष्ठ आता है, और वो होगा हमारा क्या? प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए। तो क कंठ जो होता है वो हमारा क्या होता है? क वर्ग होता है। तो क, ख ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है नासिक्य, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ओष्ठ है और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कंठ तालव्य। तो ए और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है व्यापम द्वारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ तालव्य। ए और ए जो होते हैं वो कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु दोनों के प्रयोग से बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोटा किस प्रकार का शब्द है? ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, ये प्री बीएड में भी शायद ये पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोटा है, लोटे का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, इस वजह से ये देशज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो य र ल व है ये क्या है? अंतः स्थ वर्ग के व्यंजन है। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण के थे और CGPSC CG व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए थे। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।